कितने साल के बाद आपको पासपोर्ट मिलता है? पासपोर्ट मिलता है यहाँ पर पुर्तगाल में या नहीं? ऑलमोस्ट लीगल इलीगल कैसे भी आगे सब सेटल हैं। अपने कंट्रीज के अंदर भी देखा कि लोग एजेंटों के पीछे लगे होते हैं, भाई 30 लाख ले लो, 25 लाख ले लो। कितने साल के बाद आपको पासपोर्ट मिलता है? पासपोर्ट मिलता है यहाँ पर पुर्तगाल में या नहीं? ऑलमोस्ट पहले 5 साल का था, कुछ आपको रेजिडेंसी के बाद जो है 5 साल रुकने के बाद आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो, और उसका भी एक प्रोसीजर रहता है, कुछ पॉइंट्स होते हैं, 7 पॉइंट कंप्लीट होते हैं, उसके बाद 6 महीना या 1 साल या 2 महीने में वो पॉइंट बेस करते हैं किस चीज़ पर, कि आपने कितना सा जॉब की है या लैंग्वेज? वो सब कुछ देखते हैं, इसका स्टेटस क्या है, इसका रिकॉर्ड क्या है, वो सब कुछ देख के उसके बाद इसके अंदर लैंग्वेज। मैं भी ये पढ़ रहा था कि शायद उसके अंदर वो इस चीज़ को काउंट करते हैं कि भाई आपने जितना अरसा यहाँ पर पुर्तगाल में रहे तो आपने कितना अरसा टैक्स पे किया। टैक्स जी पे करने का मतलब आप जॉब कर रहे हैं तो अब डेफिनेटली आपका टैक्स आ रहा है। तो अगर आप टैक्स पे रहे हैं तो फिर आप गवर्नमेंट की नज़र में अच्छे हैं। प्लस अगर आपने लैंग्वेज कर लिया यहाँ की तो उसके एडिशनल पॉइंट है। तो ये जब सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं और उसके बाद तकरीबन आपको फिर 5 साल का अरसा हो जाता है तो फिर आपको पासपोर्ट भी मिल जाता है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, फॉर एग्जाम्पल मुझे आए हुए यहाँ पर 1 साल हो गया और मैं जॉब भी कर रहा हूँ जी और मैं अपनी फैमिली को बुलाना चाह रहा हूँ, तो ये पॉसिबल है? स्पाउस वीज़ा जैसे फैमिली? रेजिडेंसी होने के बाद जी। और उसके बाद कुछ रिक्वायरमेंट होती है आईआरएस की, कैसा, उसके बाद घर जो है, घर है, वो सब रिक्वायरमेंट पूरा करने के बाद आप हाँ फैमिली को डेफिनेटली। स्पॉन्सर कर सकते ये हैं। यूरोपियन कंट्रीज ज़्यादातर ये देखते हैं कि भाई आप अपनी फैमिली को तो बुला रहे हैं तो आपके पास क्या घर भी है जहाँ पर आप अपनी फैमिली को रखेंगे? कहीं एक कमरे के अंदर आप 10 लोग तो नहीं रह रहे? जी हाँ। खैर यहाँ पर अलाउ तो नहीं है, लीगल नहीं है। तो मतलब अगर आपकी फैमिली आ रही तो डेफिनेटली, अगर आपका बच्चा भी है तो 2 कमरों का घर, सैलरी तो क्या है, सैलरी उसके भी। अकॉर्डिंगली भी कितना सैलरी है, आप मैनेज कर सकोगे नहीं है, घर है आपके पास अपना, वो ऐसी शर्तें जो हैं इनकी रहती हैं, और उसके बाद कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा मैं सॉरी आपसे ना, आई डोंट नो आप लोगों को ये शायद आपके बहुत पसंद आएगी या नहीं। मैं कल रात में लिस्बन के जिस शहर के अंदर मैं घूम रहा था वो फेमस है बंगला गली के नाम से। जी हाँ। तो मैंने अपनी, अगर आप लोगों ने भी मेरी पिछले वीडियो देखी होगी तो मैं उसमें यही कह रहा था कि भाई मैं पुर्तगाल के अंदर आया हूँ, मैं पुर्तगीज़ लोग देखना चाह रहा हूँ, मुझे तो हर तरफ हमारे बांग्लादेश के भाई नज़र आ रहे हैं। तो पुर्तगीज़ लोग कहाँ हैं? तो वो असल में वो गली फेमस ही बंगला गली के नाम से है क्योंकि वहाँ पर हमारे बांग्लादेश के भाइयों के घर हैं, बिजनेसेस हैं, तो इस वजह से। तो मुझे चारों तरफ बांग्लादेश के लोग ही नजर आए। तो वो सारे भी ऐसे ही आए हैं क्या? नहीं, वो क्या है, वो मतलब area सिर्फ है। बांग्लादेश नहीं, ओवरऑल बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज से आप लोग देखोगे ना, सारे ऐसे हर लीगल एरिया हैं? का सिस्टम है, लीगल इलीगल कैसे भी आगे सब सेटल हैं। पहले तो लीगल का कोई इतना मसला नहीं था, कोई इटली से आ रहा डंकी लगा के, कोई कैसे आ रहा, वो सीधा पुर्तगाल पेपरों की वजह से आ रहे थे ना। तो ये बिजनेस करना थोड़ा इजी था, सॉरी पेपर लेना इजी था। मैं सॉरी एक बात आपको टोकूंगा जी कि अगर आपने भी शाहरुख खान की मूवी देखी होगी डंकी, जी हाँ। जिसके अंदर लोग डंकी लगा के फिर यूएस या अमेरिका आए थे, आई डोंट नो कौन से कंट्री के अंदर वो जाते हैं, तो यहाँ पर भी आते हैं लोग ऐसे ही? जी जी, कि मुझे, मैंने खुद देखे हैं। जी तो बिल्कुल वो आते हैं। इंडिया पाकिस्तान वो कैसे आते हैं? वो पहले तो शेंगन जोन में एंटर होना थोड़ा वहाँ तक मुश्किल है। उसके बाद तो हो जाता है, कोई गाड़ी से आ जाता है, कोई ट्रेन से आया, इधर पैदल वाला कोई मसला नहीं है, पैदल वाला पीछे ख़त्म हो जाता है इटली तक, और वहाँ से इजीली आ जाते हैं, क्योंकि स्पेन में आके पुर्तगाल आना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फ्रांस इटालिया में थोड़ा कंट्रोल होता है, उसके बाद ईजी है। तो इधर आने के बाद फाइल लॉक करते थे, तो उसके बाद तकरीबन आप लीगल की तरह इधर रहते हो, काम करो, टैक्स दो, और वही सिस्टम होता था। अभी वही है कि वो पेपर लॉक होना बंद हुए, वो खुल जाएंगे आने वाले टाइम में, तो सबके लिए इजी हो जाएगा, यही है। तो खैर बहरहाल भाई आप लोग प्लीज़ इलीगल मत आइएगा। जी वो हाँ। मूवी के अंदर भी दिखाया था, और जैसे दिलजीत भाई बता रहे हैं कि लोग कैसे आते हैं, और आई थिंक बहुत सारे अपनी जान खतरे में डालकर आते हैं डिफरेंट कंट्री से क्रॉस कर करके। जी हाँ। तो खुदा के लिए भाई डंकी लगाकर मत आए। जिसे भी कंट्री के अंदर आपने जाना है, हर कंट्री का एक प्रॉपर लीगल वे है, चूज दैट लीगल वे टू कम दैट कंट्री। तो डेफिनेटली अगर आप लीगल वे से आएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो जब पुर्तगाल आपको जॉब सर्च वीज़ा या स्किल्ड इमिग्रेशन वीज़ा इस टाइप का वीज़ा ऑफर कर रहा है, तो अपने कोई जानने वाले यहाँ पर निकालें, उसे कहेंगे भाई जॉब सर्च का जो भी लेटर है या स्पॉन्सर लेटर निकाल कर दे। अपने कंट्रीज़ के अंदर भी देखा कि लोग एजेंटों के पीछे लगे होते हैं, भाई 30 लाख ले लो, 25 लाख ले लो, 40 लाख ले लो, लेकिन हमें यूरोप पहुँचा दो। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? वो मसला क्या है भाई, सब जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं कर सकते, जो मुझे लगता है। बहुत सी रिक्वायरमेंट होती हैं, कोई बैंक स्टेटमेंट होती है, ये वो है, टैक्स, एजुकेशन भी होती है, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई पढ़े लिखे नहीं होते। वो बहुत मसले होते हैं, उसकी वजह से वो उनको समझ नहीं होती खुद क्या करेंगे। कुछ एम्बेसी, ऑफकोर्स हम एम्बेसी वीज़ा देने के लिए बैठी है, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते हैं, और उनको
एक मुझे लगता है शायद नॉलेज की भी कमी हो सकती है, हाँ क्योंकि बिल्कुल। सब नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए वो एजेंट के पास जाते हैं, और एजेंट फिर क्या करते हैं वो तो आपको मालूम है। हाँ वो तो जो सही तरीके से पहले, कुछ लोग सही तरीके से डंकी में भी आ जाते हैं, अच्छा। और जिनको मुश्किल होती है वो तो 20-20 बार डंकी लगा के भी, उनके लिए तो खतरनाक है। कुछ ईजी आ जाते हैं, वो बोलते बहुत अच्छा है। कुछ को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, रास्ते में बहुत सी परेशानियाँ आती हैं, बहुत कुछ है, फैमिली छोड़ के आना, फिर उधर कोई फ़ोन नहीं, बहुत दिक्कतें होती हैं। तो कोशिश करो सही तरीके से आओ, बिल्कुल भाई। कोशिश करो। अगर आप किसी भी कंट्री में जाएं, दोबारा से मैं बात करूंगा, प्लीज़ चूज द राइट वे, जी हाँ। करेक्ट लीगल वे। इलीगल वे से किसी भी कंट्री के अंदर प्लीज़ मत जाएं। अच्छा, थैंक यू। ये तो हमारा खैर पुर्तगाल से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड बात होगी। और दूसरी मुझे ये बताएं कि यहाँ की जॉब की क्या सिचुएशन है? अगर कोई नया बंदा यहाँ पर आता है तो यहाँ पर जॉब्स वगैरह हैं या नहीं? जॉब्स की प्रॉब्लम है इधर, जॉब क्योंकि काफ़ी लोग हैं इधर बहुत ज़्यादा, तो ऑब्वियसली शॉर्टिंग तो आएगी ना काम में। तो जॉब्स की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी है, और फार्म में, खेतों में काम है, कोई अपना बिजनेस नहीं कर सकता है, तो उनके लिए है दिक्कत। पहली बात तो ये है कि आपको अगर रेस्टोरेंट या इधर उधर कुछ काम ढूंढना है तो पुर्तगीज आनी चाहिए। हाँ, लैंग्वेज तो आप किसी भी लैंग्वेज यूरोपियन मस्ट है। कंट्रीज में जाए तो लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज की वजह से जॉब की ज़्यादा दिक्कत है, और उसके बाद फिर खेतों का काम है, ये है वो है, बस वही है। उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत तो है, लेकिन कोशिश करने के बाद मिल जाता है, लेकिन फिर भी मुश्किल होता है, जॉब की दिक्कत है इधर। तो एक अगर आपको जॉब मिल भी जाती है, फॉर एग्जांपल मैं एक हाईली क्वालिफाइड बंदे की बात नहीं कर रहा, मैं एक एवरेज नॉर्मल वर्कर की बात कर रहा हूँ, जी हाँ। तो वो अगर उसको जॉब मिल जाती है तो वो ऑन एन एवरेज पर मंथ कितना कमा लेता है? अगर सही तरीके से कहीं कर रहा है तो जहाँ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 820-30 जो रहते हैं उनको मालूम है सब। तो टैक्स वगैरह जाके सही तरीके से अगर आपका मालिक अच्छा है तो वो इतना ही है, उसमें से खर्चे ये वो यानी करके 800-900 ही और आप मैक्सिमम या, कमा पाते हैं, बहुत बहुत जो कि पाकिस्तानी तक कम से कम 4 लाख बनते होंगे, 3-4 लाख। जी हाँ, जी हाँ। आई डोंट नो इंडिया बड़ी के क्या मुश्किल से थोड़े कम 800 इतना, बहुत ज़्यादा अगर आपको सही तरीके से सैलरी मिल रही है तो इतना। नहीं तो इधर बहुत से लोग हैं अपने देसी भी हैं, सब हैं, तो 500 दे रहा है, कोई 600 दे रहा है, क्योंकि ज़रूरत है हर आदमी को। हाँ, ये रेंट पे करना ये है, घर से मंगवाना मुश्किल है, घर भेजना तो दूर की बात है, मंगवाना वहाँ से पड़ता है। मंगवाने के लिए बोलते हैं कि खर्चा ही निकलता जाए, वही बहुत है। तो भाई अगर आप पुर्तगाल आने का सोचें तो ये बात ज़रूर माइंड में रखिएगा कि अगर आपको अच्छी मतलब पूरी तनख्वाह भी मिल रही है, कोई पुर्तगीज़ के एम्प्लॉय जी हैं, हाँ। तो भी आप 800-900 कमा पाएंगे। और अगर किसी देसी के पास अगर आप जॉब कर रहे हैं तो 500-600 से ज़्यादा वो आपको नहीं देगा। तो इतने छोटा सा अमाउंट है। और काम का भी कोई टाइम नहीं है, अगर 8 घंटा जॉब उसमें एग्रीमेंट में है तो 12-12 घंटे भी करवाएंगे रेस्टोरेंट इधर उधर। पहली बात है लैंग्वेज, बिल्कुल और उसके बाद जो भी है फिर सेटल हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, टाइम लगता है, हो जाता है। और खैर उससे बेहतर है आप अपना बिजनेस कर रहे हैं। जी तो हाँ। बिजनेस की सिचुएशन बताइए कि बिजनेस, क्योंकि मैं कल से यहाँ पर लिस्बन के अंदर, उससे पहले 2 दिन पुर्तगाल का जो सिटी है पोर्टो, मैं वहाँ पर था। तो मैं पोर्टो के अंदर रेस्टोरेंट के अंदर मैं बैठा हुआ खाना खा रहा, तो मेन स्ट्रीट थी, ठीक है, सेंट्रल हब जिसे कह सकते हैं या सिटी सेंटर। जी हाँ। तो मेन रोड के ऊपर मैं देख रहा था इतने लोग वॉक कर रहे थे, इतने बहुत ज़्यादा। तो मैं उनको बहुत हैरत से देख रहा था। फिर मैंने रेस्टोरेंट की जो वेटर थी, मैंने उससे पूछा कि मुझे एक बात बताओ कि ये जितने भी लोग फिरें कि ये यहाँ के लोकल हैं? जी, फिर मुझे वेटर ने कहा कि नहीं, इनमें से तो 99% तो विजिटर हैं, बेस्ट है। ठीक है, टूरिस्ट हैं। जी। तो दैट मीन्स ये कंट्री ऑलरेडी टूरिज्म पर चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी मैंने देखा, रेस्टोरेंट्स, बार्स, कैफ़ेज़, और ये बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो बिज़नेस का सिचुएशन मुझे बताइएगा, जॉब से बेहतर नहीं है बिज़नेस? आप भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा बिज़नेस चला रहे हैं। जी हाँ, बिजनेस बेटर है, लेकिन हर एक के लिए मुश्किल हो जाता है ना। कम से कम एक छोटा बिजनेस भी आप स्टार्ट करोगे 15-16-17 हज़ार में होगा। डिपेंड करता है लोकेशन कैसी है। तो इतना हर कोई नहीं कर सकता है ना, क्योंकि मोस्टली हमारे लोग जो आते हैं डंकी लगा के, कोई 20 लाख लगा के, कोई 25, इंडिया का लगा लो 15-12, तो पहले तो वही मुश्किल है। बिल्कुल। फिर उसके बाद इधर आके इन्वेस्टमेंट करना, ये सब दिखते हैं। फिर कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो तो सबसे पहले आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, आप वो काम खुद जानते होना चाहिए, बिल्कुल। आपको आना चाहिए। तो अगर आप स्टाफ रखोगे तो इधर मसला हो जाता है कभी कभार, ज़्यादातर होता है। किसी मसला को कैसा? आप इधर ही देख लो, अगर मैं इधर मेरे पास स्टाफ है, मेरे को एट ए टाइम पे बोला कि मेरे को जाना है, उसको कोई अच्छा काम मिल गया तो एकदम से छोड़ के चला हाँ, आपको खुद नहीं आता है अपना बिजनेस, रेस्टोरेंट का ही है, कुकिंग नहीं जानते हो तो रेस्टोरेंट बंद है फिर। हाँ, अगर आपको कुछ आता है, आपको नॉलेज है अपने के बिजनेस के बारे में, तो तभी इन्वेस्टमेंट करो।
वरना नहीं। तो नहीं तो नहीं। सही सही। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि दिलजीत भाई का ये जो रेस्टोरेंट है, ये समझ लें कि पाकिस्तान या इंडिया का मुझे अंदाज़ा नहीं है जी। कि वो एरिया है जैसे बहरिया टाउन तो नहीं, बल्कि आप डिफेंस के हैं या लाहौर का गुलबर्ग के हैं, यानी वो एक्सपेंसिव एरिया है। जो लिस्बन का दूसरा पार्ट है जहाँ पर मैं ठहरा हुआ हूँ, तो उस एरिया के अंदर फ्लैट्स वगैरह बने हुए हैं। इस शहर के इस हिस्से के अंदर मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े घर, यानी विलास जिसको कहते हैं, वो बने हुए जी। हैं। तो ये दिलजीत भाई भी और नासिर भाई भी मुझे बता रहे थे कि ये बहुत एक्सपेंसिव एरिया है और यहाँ पर सारे मिलियनियर्स रहते हैं। जी। और आपका जो ये रेस्टोरेंट है, ये जिस शॉपिंग प्लाजा के अंदर है, ये भी वन ऑफ द एक्सपेंसिव जी। शॉपिंग प्लाजा जी। है। तो मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना है, जैसे आपका ये रेस्टोरेंट है, जी। आई मीन फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, जी। तो इसको बनाने के लिए ऑलमोस्ट आपको कितने पैसे चाहिए होंगे इस किस्म का रेस्टोरेंट खोलने के लिए? ऐसा लोकेशन पे देखो, ये बीच एरिया है सामने, आपने बिल्कुल देखा सामने होगा। बीच और है। ये पॉश एरिया है, ये सब इधर मोस्टली पुर्तगीज हैं और दूसरे ब्राज़ीलियन हैं, मतलब ठीक है, जिनका ठीक ठाक काम है, Rich वही people लोग रहते हैं। जी हाँ। तो दूसरा ये शॉपिंग मॉल के अंदर है, तो इसके लिए ऑलमोस्ट 25-30 हज़ार यूरो आपके पास चाहिए। उससे आप अपना इधर स्टार्ट कर सकते हो। और कोई डिफरेंट लोकेशन रहेगा, अपने देसी हैं जिधर ज़्यादा, उधर आपको कम पैसों में भी कम में भी हो जाएगा, लेकिन 20 के अंदर अंदर फिर होगा, इतने में होगा, इतना ऐसा काम। सही, यानी बहुत 20 से बड़ा 25, करना है, हाँ। छोटा करना वो डिफरेंट है, हाँ। लेकिन इतने एक हो नॉर्मल जाएगा। मिडिल जो रेस्टोरेंट है उसको हाँ, ओपन करने के लिए आपको 20 से 25 हज़ार अपने यूरो खुद चाहिए। 2-3 लोग काम करने के लिए इतना ठीक है। यानी उस रेस्टोरेंट के अंदर आपके 2-3 एम्प्लॉई होंगे, जी हाँ। 20-25 हज़ार आपको इन्वेस्टमेंट जी चाहिए। जी जी। तो उसका रिटर्न कैसा है? तो सेल अच्छी होती है कि? हाँ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये तो बहुत प्राइवेसी बात हो जाएगी, मैं ये नहीं पूछूंगा और ना ही पूछना चाहूँगा कि आप पर मंथ कितना कमा लेते हैं, तो इस चीज़ को हम काट देंगे, ना ही मैं पूछूंगा, जी। क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइवेसी हो जाती है। क्योंकि ऑफकोर्स ये ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं, टैक्स तो पे कर ही रहे जी हैं हाँ। जितने भी ये कमा रहे हैं। जी। अच्छा, थैंक यू सो मच आपके टाइम देने का। मैं एक आखिरी बात आपसे पूछना चाहूँगा, जी। क्योंकि मैं माफियाज़ का थोड़ा बहुत नाम सुना यहाँ पर। जी। माफियाज़ है यहाँ पर? पुर्तगाल में जी। हाँ हैं कुछ लोग, हर जगह पे आपको मालूम है, अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं। यहाँ पे भी है, ड्रग एडिक्टेड हैं, चोर हैं, पर कुछ लोकेशन है अच्छा। जहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान से जाना है। अभी मैं नाम तो नहीं लूँगा, सही क्योंकि मैं भी इधर भी रहता हूँ, इधर भी कुछ है, मेरा भी सबके साथ मिलना जुलना रहता है, तो हर आदमी को वैसे ही डील करना होता है। लेकिन है हर जगह पे ही है। तो आपके इस तरफ भी हैं, हाँ इसलिए, लेकिन आप उनसे डील कर लेते हैं? क्योंकि डेली मिलते गिलते रहते हैं ना, तो हमारे साथ तो नहीं ऐसा कुछ करते हैं। कोई नया आदमी आएगा तो मसला हो जाता है कभी कभार, तो थोड़ा ध्यान से, कोई भी भाई आ रहा है, विजिटर आ रहा है, नई जगह पे जा रहा है, तो थोड़ा अपने आप को सेफ रख के, अपने इक्विपमेंट्स, लेटरम पटरम कुछ भी है, लेट नहीं निकलना है, कुछ भी वो ध्यान में रख के जाना है बस। सही सही सही। तो भाई ये थी हमारी डिस्कशन दिलजीत भाई के साथ, जो कि इंडियन पंजाब से हैं और यहाँ पर पुर्तगाल के अंदर अपने डिफरेंट बिजनेस कर रहे हैं। और एक जो इनका बिज़नेस है, ये एक रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पर हमने खाना भी खाया, बहुत ज़बरदस्त खाना था, और इनसे गपशप भी की। तो आई होप ये गपशप और दिलजीत भाई की बातें आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, और थैंक यू मैं कहूँगा दिलजीत भाई आपका अगेन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत वेलकम, बहुत वेलकम, कभी भी आओ, और जो भी भाई आएगा आपका नाम ले, कोई मसला नहीं, आप एनी टाइम वेलकम। और अगर पुर्तगाल लिस्बन के अंदर आते हैं तो दिलजीत भाई के इस रेस्टोरेंट के अंदर आकर खाना ज़रूर खाइएगा। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक बाय एंड अल्लाह हाफिज़।